तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, जाइलेटर मैंने आपको पढ़ा दिया था। अब आज हम पढ़ेंगे आइसोलेटर। ठीक है ना? जो हमारा सेकंड फेराइट डिवाइस है। ठीक है ना? जो हमारा सेकंड फेराइट डिवाइस है उसकी हम बात करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, वो भी रोटेशन ही करवाएगा। वो कैसे करवाता रोटेशन, उसकी हम आज बातें करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ये हमारा कल का था जाइलेटर। आज हम बात करेंगे आइसोलेटर की। हेडिंग दो। आइसोलेटर। ठीक है। आइसोलेटर का देखो कंस्ट्रक्शन देख लो पहले एक बार। इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है? ठीक है ना? इसमें क्या होता है, लगभग लगभग वैसे होता है वैसे तो, बट फिर भी थोड़ा डिफरेंस होता है उससे। इसमें ऐसा होता है, ये भी वैसे टू पोर्ट डिवाइस ही है। यहाँ भी दो ही पोर्ट होते हैं लगभग लगभग वैसे ही। ये पोर्ट वन है जो रेक्टेंगुलर वेवगाइड है, जैसे कल था। ठीक है। दूसरा ये है, इसको हम लोगों ने ट्विस्ट दे रखा है। पर ये जो ट्विस्ट है, ये कल अपन ने 90 डिग्री का दिया था, इसमें 45 का ट्विस्ट था। ये ट्विस्ट दे रखा है मैंने। और ये जो ट्विस्ट है, ये 45 डिग्री ट्विस्ट है। इसके बीच में एक लगा होता है रजिस्टर रॉड या फिर रजिस्टर कार्ड, जो इसको रजिस्ट करता है। दैट इज कॉल्ड रजिस्टर कार्ड। रजिस्टर कार्ड है ये। ठीक है ना? और ये जो आपने ट्विस्ट दिया है, ये है 45 डिग्री ट्विस्ट ड्यू टू ज्योमेट्री। ये कल हम लोगों को 90 डिग्री दिया था, है ना? आज 45 डिग्री है। 45 डिग्री ट्विस्ट ड्यू टू ज्योमेट्री। इसकी ज्योमेट्री ऐसी है। और यहाँ ये है ही सही। ये सेकंड पोर्ट है, वो पोर्ट वन था। और इसके बीच में सिलेंड्रिकल रोड रखी होती है फेराइट की। जो कल बनाई थी वैसी वैसी रोड है ये। दिस इज कॉल्ड फेराइट रोड। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, बट ठीक है, समझ लेना। फेराइट रोड। ये सिलेंड्रिकल वेवगाइड होती है, जो कल भी लिखा था सेम वही है। सिलेंड्रिकल वेवगाइड होती है। और इसमें हम लगाते हैं एक स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड बिनोड। ठीक है। 45 डिग्री रोटेशन प्रोवाइड करवाती है ये एक ही बार में बस। इसका काम भी होता है 45 डिग्री रोटेट करना। इसमें हम लोग इतना मैग्नेटिक फील्ड देते हैं कि ये केवल एक ही टाइम में 45 डिग्री रोटेट ही करवाती है, ड्यू टू फेराइट। ठीक है। यहाँ पे रखा होता है एक और रेजिस्टेंट रोड,
resist card, ठीक है। नाउ अब इसका कंस्ट्रक्शन हम लोग पढ़ते हैं पहले। दिस इज अ माइक्रोवेव डिवाइस। पहले तो हम लोग इसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखे थोड़ी बहुत, क्या क्या होता है ये। सो दिस इज अ माइक्रोवेव डिवाइस पहले आप बना लो इसको ढंग से, मैं ऊपर कर दे रहा इसके लिए, आराम से एक बार देख लो, बना लो, फिर समझाएंगे। देखो, दिस इज अ माइक्रोवेव डिवाइस which permits unattenuated transmission. Which permits unattenuated transmission in one direction. इन वन डायरेक्शन। सेकंड में तो ये लेता ही नहीं है ट्रांजिट, केवल एक में लेता है, इसीलिए इसको बोलते हैं यूनी डायरेक्शन डिवाइस। बट प्रोवाइडेड वेरी हाई अटेन्यूएशन, बट provided very high attenuation मतलब रुकावट in the reverse direction, in the reverse direction। समझे? अगर आप वेव को यहाँ से यहाँ भेजो तो दिक्कत नहीं है, चल जाएगी वेव, बट यहाँ से यहाँ नहीं आ पाएगी। जैसे कल हम लोगों ने दो ही तरफ प्रोपेगेट करवाया था वेव को, बट यहाँ पे दोनों ही और प्रोपेगेट नहीं कर पाएगी वेव, केवल एक ही तरफ प्रोपेगेट करती है। सेकंड साइड प्रोपेगेट कराने पे बहुत ज्यादा अटेन्यूएशन होता है उसमें। वो रेजिस्टेंस कार्ड लगे हुए हैं ना इसमें, ये एक्स्ट्रा इसलिए लगे हुए हैं। ये चीजें वहां नहीं थी ना, ये चीज वहां नहीं थी, ये वहां नहीं थी, यहाँ पर है। ठीक है। एन आइसोलेटर इज अ टू पोर्ट डिवाइस, जैसे होता है ना जाइलेटर, उसकी तरह ही। एन आइसोलेटर इज अ टू पोर्ट डिवाइस, जैसे जाइलेटर था वैसा का वैसा ही। टू पोर्ट डिवाइस, बट एक अंतर है जाइलेटर से इसमें ना, इट इज वन वे ट्रांसमिशन डिवाइस। इट इज वन वे, वो टू वे था, वहां पे आप लेफ्ट टू राइट भी जा रहे थे, राइट टू लेफ्ट भी आ रहे थे, बट यहाँ पे वन वे है। वन वे ट्रांसमिशन, जैसे होता है ना एमआई रोड पे। एमआई रोड पे क्या होता है, एमआई रोड पे अजमेरी गेट से आगे जाओगे स्टेशन की ओर, तो वो शाम को वन वे हो जाता है।
तो आइसोलेटर बन जाएगा बेचारा। मॉर्निंग इवनिंग में तो क्या रहता है, वो जाइलेटर रहता है, बट बाद में भी वो आइसोलेटर बन जाएगा। तो इसलिए वो वन वे होता है, वन वे ट्रांसमिशन डिवाइस। अब इसका कंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। तो इसका मेन फंडा था जो उससे डिफरेंस कर रहा था जाइलेटर से। बाकी बात करते हैं इसके कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन लगभग आपको दिख ही रहा होगा, इजी है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ आइसोलेटर, वही का वही कंस्ट्रक्शन है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ isolator is same as xylator एक्सेप्ट दैट, बस एक अंतर है उसमें और इसमें। एक्सेप्ट दैट एन आइसोलेटर मैक्सिमम यूज ऑफ एन आइसोलेटर, अंतर क्या है पता है? एन आइसोलेटर मैक्सिमम यूज फॉर मैक्सिमम यूज ऑफ 45 डिग्री ट्विस्ट। ज़्यादातर आइसोलेटर जो होते हैं ना, 45 डिग्री ट्विस्ट पे बने होते हैं, और इनको इसी ट्विस्ट के साथ यूज करना पड़ता है। वहां पे 90 डिग्री था। रेक्टेंगुलर वेव गाइड, 45 डिग्री रेक्टेंगुलर वेव गाइड, ये होता है अंतर। एंड 45 डिग्री फेराडे रोटेशन फेराइट रोड, फेराडे रोटेशन फेराइट रोड, है ना। दूसरा ये होता है। बाकी वहां पे 90 डिग्री था। इन एडिशन, इसके अलावा और क्या अंतर है? इन एडिशन, थिन रेसिस्टिव कार्ड्स, थिन रेसिस्टिव कार्ड्स। इसमें रेसिस्टिव कार्ड्स भी तो लगे होते हैं, उसमें कहाँ लगे होते हैं? आर इंसर्टेड इन, आर inserted in the input and output guides, the input and आउटपुट गाइड्स। मतलब इनपुट गाइड जो है ना आपका पोर्ट 1, वहां पर भी लगा होता है, और आउटपुट गाइड जो है पोर्ट 2, वहां पर भी लगा होता है। along for rectangle, along the rectangular waveguide, along the rectangular waveguide। तो ऊपर दिख ही रहा होगा आपको, रेक्टेंगुलर वेवगाइड कहाँ कहाँ पर है? पोर्ट 1 और पोर्ट 2 में, और उन दोनों ही पोर्ट के बाद एक लगा हुआ है रेसिस्टिव कार्ड, ठीक है ना, जो रोकता है वेव को। अब इसका पढ़ते हैं वर्किंग। देखो इसमें वर्किंग में बहुत सिंपल है, इसमें कोई इशू नहीं है वर्किंग का। तो इसका वर्किंग 45 डिग्री ट्विस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। देखो इसमें ऐसा होता है, जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है, ये इंसिडेंट है, पोर्ट 1 है, TE10, ठीक है। जैसे आप ट्विस्ट से गुजारोगे ना 45 डिग्री, तो वो एंटी क्लॉकवाइज रहेगा।
45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ट्विस्ट। तो आपका जो वेव है वो यहाँ था पहले, अब वो कहाँ चला जाएगा, वो 45 के साथ ट्विस्ट पे चला जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। एंटी क्लॉकवाइज ड्यू टू ट्विस्ट, ज्योमेट्रिकल ट्विस्ट। ठीक है, अब इसमें ऐसा होता है कि फेराइट रोड जो होती है ना, इसके अंदर थोड़ा सा उसमें लफड़ा है। लफड़ा इन द सेंस ये है कि फेराइट रोड जो होती है वो यहाँ पर ट्विस्ट आपको देती है क्लॉकवाइज रोटेशन। बस ये अंतर है, वहां पर एंटी क्लॉकवाइज दिया था उसने 45 का, बट ये क्लॉकवाइज देगी रोटेशन आपको। ठीक है, दिस इज द क्लॉकवाइज रोटेशन ड्यू टू फेराइट 45 डिग्री। तो ये वेव वैसी की वैसी हो जाएगी वापस जैसी थी। तो आपको दो तरह के कॉम्पोनेंट मिलते हैं, TE11 मोड, और ऐसा कैसा मिलता है आपको TE10 मोड। बस ये इसका सिंपल कंस्ट्रक्शन और वर्किंग होता है। इसमें कोई फेज शिफ्ट नहीं आता, 0 डिग्री फेज शिफ्ट मिलता है आपको। देख लो एक बार फटाफट। इसमें क्या है, 0 डिग्री फेज शिफ्ट है। चलो अब इसकी वर्किंग लिखते हैं। A wave propagating parallel to the magnetic field a wave propagating parallel to the magnetic field parallel to the magnetic field from port 1 to port 2, from port 1 to port 2 surfaces the anti-clockwise 45 degree rotation in the anti-clockwise 45 degree rotation and by the twist by the twist and 45 degree clockwise rotation 45 degree clockwise rotation while passing through the ferrite rod, while passing through the फेराइट रोड। ये तो आपको दिख ही रहा होगा, कोई इशू नहीं है उसमें। तो द टू रोटेशन कैंसल आउट, द टू रोटेशन कैंसल आउट, क्योंकि एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए कैंसल आउट। so the outgoing electric field so the
outgoing electric field is normal to the resistive card, is normal to the resistive card, normal to the रेजिस्टिव कार्ड, ठीक है ना। नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। रेजिस्टिव कार्ड मान लो ऐसे रखा हुआ है, तो आने वाली वेव जो है ना एसी की एसी आ रही है तो नॉर्मली गिरेगी इसके ऊपर, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो नॉर्मल अगर होता है ना तो रेजिस्टिव कार्ड जो है उसको रोकता नहीं है, उसको आगे बढ़ने देता है अगर वो नॉर्मल होती है तो, ठीक है ना। रेजिस्टिव कार्ड, सो रेजिस्टिव कार्ड एट द आउटपुट, कौन से रेजिस्टिव कार्ड की बात कर रहा हूं, एट द आउटपुट, सो इट पास्ड ऑलमोस्ट अनअटेन्यूएटेड, मतलब बिना रुके पास जाती है। सो इट पास्ड ऑलमोस्ट मतलब अप्रोक्सीमेटली, ऑलमोस्ट अनअटेन्यूएटेड, तो ये नॉर्मली अनअटेन्यूएटेड पास जाती है। अब समस्या ये है कि जब हम लोग उल्टा प्रोपोगेट करवाते हैं तो फिर ये अटेन्यूएट क्यों होती है, उसका रीजन क्या है। उसका रीजन ये है बेटा कि जैसे आप प्रोपोगेट कराओगे ना तो जो इनपुट पे रेजिस्टिव कार्ड लगा हुआ है ना, वो इनपुट पे लगा हुआ रेजिस्टिव कार्ड जो है समस्या उत्पन्न करता है। समस्या ये उत्पन्न करता है, सुनो होता क्या है एक्चुअली में। रेजिस्टिव कार्ड है ना, आपको मैंने डिजाइन ढंग से बनाई नहीं है, वरना ये जेड एक्सिस के अलोंग ऐसे रखा होता है, एक बार समझ के देखना, ऐसे रखा होता है ये जेड एक्सिस के अलोंग, मतलब इस प्रकार से फैला हुआ रहता है, वो ढंग से बना नहीं है, वो ऐसे फैला हुआ रहता है जेड एक्सिस के अलोंग। तो आपका वेव अगर ऐसा आ रहा है तो ये ऐसा होता है, ऐसा इन द सेंस ये हो रहा है कि नॉर्मल है, नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। तो ये लेफ्ट टू राइट जाएगी वेव, तो ये परपेंडिकुलर है तो सीधा निकल जाएगा बिना रुके, तो इसे बोलते हैं अनअटेन्यूएटेड। अब समस्या ये है, जब राइट टू लेफ्ट जाओगे ना आप, तो इनपुट के अंदर भी एक रेजिस्टिव कार्ड रखा हुआ है, ठीक है ना। ऑब्वियस सी बात है वेव यहां से चलेगी। मान लो मैंने क्या कहा था कि जो आपका फेराइट होता है वो तो अगर क्लॉकवाइज दे रहा है तो क्लॉकवाइज देगा, तो 45 को क्लॉकवाइज देगा, तो आपका 45 जो है ऐसे क्लॉकवाइज चला जाएगा। अब जो ट्विस्ट है वो 45 डिग्री दे रहा था जब आप लोग, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज दे रहा जब आप लेफ्ट टू राइट गए थे, बट राइट टू लेफ्ट जाओगे तो वो इस तरह से देगा क्लॉकवाइज, क्योंकि वो उल्टा जाने पे उल्टा फेज शिफ्ट देता है। तो आपका वेव ऐसे हो जाएगा इस तरीके से। इसका मतलब ये जो है ना, ये हो जाएगा नॉर्मल की जगह पैरेलल। तो जैसे ही कार्ड के पैरेलल आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो कार्ड उसको पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा। रेजिस्टिव कार्ड जो है 100% रेजिस्टेंस उत्पन्न करेगा। अगर नॉर्मल है आपका फील्ड तब तो रेजिस्टेंस उत्पन्न नहीं कर पाएगा, अनअटेन्यूएटेड बाहर निकल जाएगा। बट जैसे ये रेजिस्टिव कार्ड के पैरेलल हुआ ना इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, तो रेजिस्टिव कार्ड उसको पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा, 100% रेजिस्टेंस जनरेट करेगा, और वो वेव आपको आउटपुट में नहीं मिल पाएगी। इसीलिए इसे बोलते हैं यूनी डायरेक्शन, केवल लेफ्ट टू राइट ही ये जा सकती है, और राइट टू लेफ्ट ये नहीं जा सकती। मैं आपको एक बार दिखा दे रहा इसका मतलब क्या होता है। जैसे मान लो ये पोर्ट 1 से आपकी वेव जा रही है मान लो, ठीक है, और ये पोर्ट 1 से आपने भेजा TE10 मोड, तो इसमें क्या है क्लॉकवाइज आएगा रोटेशन
45 डिग्री का। क्यों? फेराइट की वजह से। वो तो हमेशा क्लॉक, एक बार जो फिक्स कर दिया ना आपने वो फिक्स ही रहेगा उसका, तो क्लॉकवाइज फिक्स कर दिया तो क्लॉकवाइज ही रहेगा उसका, है ना। तो ये जो है ना कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा ये, ठीक है। और ट्विस्ट भी 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज देगा, क्योंकि वो आप लोगों ने डायरेक्शन चेंज कर दी ना, इसलिए राइट टू लेफ्ट जाओगे तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो एंटी क्लॉकवाइज, तो ये वेव ऐसी हो जाएगी हमारे पास इस तरीके से, ये इस तरीके से। और आपका जो फेराइट रोड है, सॉरी रेसिस्टिव कार्ड है ना, वो बेचारा TE10 लेके रखा हुआ है, ठीक है। तो ये TE11 और उसका मोड है, तो ये इसके पैरेलल है, मतलब अभी दिख नहीं रहा आपको, बट वो ऐसे रखा होता है, इस वजह से वो एब्जॉर्ब कर लेता है। मैं लिखा था इस थ्योरी को, फॉर द वेव propagating from for the wave from port 1 to port 2, port 2 to port 1 मतलब राइट टू लेफ्ट, that magnetized ferrite, that magnetized ferrite which causes 45 degree rotation, which causes 45 degree rotation in clockwise direction, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। वो तो एक बार जो फिक्स हो गया ना उसका, फेराइट रोड का, वो फिक्स ही है। अगर क्लॉकवाइज फिक्स करो वो क्लॉकवाइज रहेगा, चाहे लेफ्ट टू राइट जाओ चाहे राइट टू लेफ्ट जाओ। एंड 45 डिग्री ऑल्सो रोटेट्स also rotates in clockwise due to waveguide twist, in clockwise due to waveguide twist, waveguide twist। So these two rotation add up, so these two rotations add up, so resultant 90 degree clockwise rotation, so resultant we get 90 degree clockwise rotation। This make outgoing electric field, this make outgoing electric field parallel to the resistive card, पैरेलल करते ही वो एब्जॉर्ब कर लेगा उसको। पहले नॉर्मल था, पैरेलल टू द रेसिस्टिव कार्ड,
and hence absorb in it, and hence absorbed in it. So no wave comes out from port 1. So नो वेव, कोई भी वेव नहीं जाएगी, नो वेव comes out from port 1. खत्म काम। अब इसके जो एप्लीकेशन है वो पढ़ लो, ये कहाँ कहाँ यूज आता है ये एप्लीकेशंस। एक बार आए थे आपके एग्जाम में से लिखा रहा, वरना तो कोई इतना इशू नहीं है। एप्लीकेशंस, isolator can be used to improve the isolator can be used to improve the frequency stability of microwave generator of microwave generator as magnetron। ये आप आगे पढ़ोगे सेक्शन, अभी तुम आगे यूनिट पढ़ोगे ना तो वहां पे मैग्नेट्रॉन पढ़ोगे, तब समझ में आएगा तुम्हें वो फ्रीक्वेंसी को इम्प्रूव करता है ये आइसोलेटर। वहां पे डिटेल में पढ़ेंगे मैग्नेट्रॉन में हम ये सब चीजें। दिस प्रिवेंट्स द फ्रीक्वेंसी इनस्टेबिलिटी, दिस प्रिवेंट्स मतलब बचाता है, द फ्रीक्वेंसी इनस्टेबिलिटी of the oscillator नंबर तीसरा, isolator is placed between microwave generator and load, so that energy is transmitted, so that energy is transmitted without attenuation, without attenuation, and reflected wave resulting from load resulting from
load so that energy match is completely so that energy match completely absorbed by an isolator. Absorbed by isolator, ये तो होता है ये सिद्धांत। उसमें इनकमिंग वेव तो ट्रांसमिट हो जाएगी, बट आउटगोइंग वेव जो है, मतलब रिफ्लेक्टेड वेव जो है, जो वापस आती है, वो एब्जॉर्ब हो जाएगी। वो सिंपल सी बात है, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारे पास आइसोलेटर। अब लास्ट बचा है सर्कुलेटर, वो कल पढ़ेंगे, और उसके पढ़ते ही हमारा ये यूनिट खत्म। और उसके बाद में फिर हम लोग बड़े लंबे इंतजार के बाद यूनिट नंबर सेकंड पे आ जाएंगे। बट ये है कि ये सबसे बड़ी यूनिट है माइक्रोवेव की, इसमें 3 चैप्टर हैं, और ये 40 मार्क्स कंटेन करती है। तो 40 नंबर आपका कवर हो चुका है मैटर, ठीक है ना। 40 नंबर का मैटर आपका कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि यूनिट नंबर फर्स्ट से 40 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। अब यूनिट नंबर सेकंड की शुरुआत हम कल के बाद करेंगे, जिससे हम बोलेंगे माइक्रोवेव इंस्ट्रूमेंट्स, या फिर माइक्रोवेव ट्यूब्स, क्लेस्ट्रॉन और मैग्नेट्रॉन, इन सब की हम बातें करेंगे कल से। अब आपकी अटेंडेंस ले लेता हूँ मैं एक बार।